गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं मनोज जांगड़ा अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ गुरुजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 12th क्लास में हम चैप्टर कर रहे थे प्रोबेबिलिटी, जिसके अंदर हमारा पिछला टॉपिक था थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। आज हम उससे एक स्टेप और आगे जाने वाले बेस थ्योरम। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी एक तरफ और बेस थ्योरम एक तरफ। बेस थ्योरम का क्वेश्चन 99.9% एग्जाम में आता ही आता है। इससे इम्पोर्टेंट कोई भी टॉपिक नहीं है पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी में। पूरी प्रोबेबिलिटी नहीं सीखनी मत सीखो, लेकिन बेस थ्योरम को ज़रूर करो। बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्योरम के अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। वैसे तो टेक्निकली तो बहुत कुछ आपको आना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से मैं कराने वाला हूँ, आपको अगर कम से कम बेसिक कॉन्सेप्ट भी आता होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हालांकि मैं टेक्निकल अप्रोच पे भी जाऊँगा, क्योंकि मैंने थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में भी यही कहा था कि अभी मैं क्वेश्चन के ऊपर आपको थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी समझा रहा हूँ, उसके बाद उसका टेक्निकल प्रूफ आएगा। ऐसा ही बेस थ्योरम के साथ भी होगा। तो जो अगली वीडियो आएगी उसके अंदर थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम दोनों को हम इकट्ठा टेक्निकली प्रूव करेंगे। लेकिन आज मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ बेस थ्योरम के। कुछ ही क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों, डिटेल क्वेश्चन तो बेसिक कॉन्सेप्ट होने के बाद कराऊंगा, जहाँ पे मैं टाइप वाइज क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैं लेवल में डिसाइड करता हूँ, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है बच्चों, तो वो चीज़ें तो हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि बेस थ्योरम के क्वेश्चन होंगे कैसे, और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन बेस थ्योरम का है भी या नहीं भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, सीबीएसई मैथ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। तो बेस थ्योरम को प्यारे बच्चों मैं क्या कहता हूँ, रिवर्स प्रोबेबिलिटी। रिवर्स प्रोबेबिलिटी क्यों कहा इस टॉपिक को मैंने, इसको मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा। पूरा पूरा बेस थ्योरम ही मैं क्वेश्चन से ही एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको बेस थ्योरम का टेक्निकल कॉन्सेप्ट ना भी आता हो, या पिछले जितने भी टॉपिक आपने पढ़े हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट, किसी का भी बेसिक कॉन्सेप्ट ना भी आता हो, तो भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो बेस थ्योरम का। ठीक है। तो क्वेश्चन से समझते इसे रिवर्स प्रोबेबिलिटी क्यों कहा गया, और यही रिवर्स प्रोबेबिलिटी आपको यह आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी कि कोई भी क्वेश्चन बेस थ्योरम का है भी या नहीं भी। क्योंकि जब क्वेश्चन एग्जाम में आपके पास आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का है भी या नहीं भी। तो हमारे सामने बच्चों 3 बैग है, बैग फर्स्ट, बैग सेकंड, बैग थर्ड। ठीक है। और क्वेश्चन क्या है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द वन ऑफ द बैग एट रैंडम। ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द वन ऑफ द बैग एट रैंडम। एक बॉल निकाली गई है इन तीनों में से किसी एक बैग में रैंडमली, यानी कि आपको ये नहीं पता कि वो जो बॉल है वो बैग फर्स्ट से निकाली गई है, सेकंड से निकाली गई है या थर्ड से निकाली गई है। इज फाउंड टू बी रेड। वो कौन से कलर की मिली, रेड कलर की मिली। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, कौन से कलर की मिली, रेड कलर की। ठीक है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग सेकंड। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग सेकंड। यानी कि बच्चों देखो ध्यान से, यार रिवर्स वर्ड क्यों आया। आप एक बात बताओ, जब आप बॉल निकालोगे तो आप पहले बैग सिलेक्ट करोगे या बॉल निकालोगे? बताओ बताओ, शाबाश। क्या, जब भी आप बॉल निकालनी है आपको इसमें से क्वेश्चन में से, तो आप पहले बैग सिलेक्ट करोगे या बॉल? ऑफ कोर्स आप बैग सिलेक्ट करोगे, क्योंकि पहले आपका किसी बैग के अंदर हाथ जाएगा और उसके बाद आप उस बैग से क्या निकालोगे, बॉल। तो सीक्वेंस क्या है, पहले बैग बाद में बॉल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है, आपने एक बॉल निकाली वो रेड है, यानी कि रेड आपको दे दिया, बॉल निकाली वो रेड है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग सेकंड से निकाली गई थी। देखो बैग बॉल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, बॉल बैग। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ ली तो बार बार हर क्वेश्चन में मुझे आपको ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ेगी। क्या है ये पॉइंट, कि आप खुद कॉमन सेंस यूज करके बताओ मुझे कि आपको एक बॉल निकालनी है इन तीनों बैग में से, तो पहले आप बैग सेलेक्ट करोगे या बॉल? क्योंकि बिना बैग में हाथ डाले प्यारे बच्चों बॉल तो निकाल नहीं सकते। तो आप जब बैग में हाथ डालोगे तो पहले बैग में भी जा सकते हो, दूसरे में भी, तीसरे में भी, फिर आप बॉल निकाल रहे हो तो बैग बॉल। तो सीक्वेंस क्या है, एक्चुअल बैग बॉल। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द वन ऑफ द बैग इज फाउंड टू बी रेड। यानी कि इनमें से किसी एक बैग से एक बॉल निकाली और वो रेड मिली।
देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग सेकंड, तब इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो सेकंड बैग से निकाली गई थी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीक्वेंस है बोल बैग, जो कि एक्चुअल सीक्वेंस का उल्टा है, उल्टा रिवर्स प्रोबेबिलिटी। अब यही क्वेश्चन जब मैंने थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में कहा था तो वहाँ मैंने कैसे पूछा था इस क्वेश्चन को, वहाँ मैंने पूछा था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल। वहाँ मैंने ये नहीं कहा एक बॉल निकाली और वो रेड कलर की है, वहाँ मैंने डायरेक्ट कहा कि रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। समझ पा रहे हो? धीरे धीरे जब हम क्वेश्चन खत्म करेंगे तो आपको अपने आप डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो करना कैसे, अब क्वेश्चन कैसे करना है, तो बच्चों पहले बैग सेलेक्ट करोगे, तो आप बैग सेलेक्ट करोगे तो बैग आप फर्स्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, आप बैग सेकंड भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप बैग थर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो पहला बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी को मैंने P1 मान लिया, दूसरा बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी को PE2 मान लिया, तीसरा बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी को PE3 मान लिया। 3 बैग है प्यारे बच्चों, एक बैग सिलेक्ट करना है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/3, 1/3, 1/3। जब तक किसी इवेंट के बारे में हमें बताया नहीं जाता हम उन्हें इक्वली लाइकली इवेंट मानते। ठीक है बच्चों, E1 E2 E3 हो गया। E1 क्या है, बैग 1, E2 बैग 2, E3 बैग 3, यानी कि बैग 1 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी PE1, बैग 2 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी PE2, बैग 3 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी PE3, और 3 बैग है, एक सेलेक्ट करना तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/3। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात है ई क्या होता है क्वेश्चन के अंदर, इस ई को आपको देखना है, ई क्या है। ई होता है प्यारे बच्चों जो गिवन स्टेटमेंट होती है। गिवन स्टेटमेंट मतलब प्रोबेबिलिटी फाइंड करने से पहले वो आपको एक स्टेटमेंट बोलता है। जैसे इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड फाउंड टू बी रेड कलर की, यानी कि जो बॉल निकाली है वो किस कलर की है, रेड कलर की। और उसके बाद उसने पूछा देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग सेकंड बैग से निकालने की। तो जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि जो सिलेक्टेड बॉल है वो कौन से कलर की है, रेड कलर की। यही जो रेड कलर, समझ पा रहे बच्चों बात को? कोई दिक्कत, कोई कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कोई इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, दावे के साथ कह सकता हूँ कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आता हो तो भी आप ये कर सकते हो। बस हाँ, कुछ क्वेश्चन के अंदर आपको छोटे छोटे बेसिक पता होने चाहिए जो आपने 10th में पढ़े हैं, ठीक है, वो मैं बाद में बताऊँगा। फिलहाल के लिए आज तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन में काम चल जाएगा। ठीक है, तो जो सिलेक्टेड बॉल है वो कौन से कलर की, रेड। अब प्यारे बच्चों आपको निकालना है PE/E1, ठीक है, PE/E2, PE/E3, जो कि एक्चुअल सीक्वेंस था हमारा। एक्चुअल सीक्वेंस क्या था, बैग बॉल, ठीक है, बैग बॉल। तो बैग की प्रोबेबिलिटी तो हम निकाल चुके, अब बॉल। अब बॉल पहले बैग से भी निकाली जा सकती है, दूसरे बैग से भी निकाली जा सकती है, तीसरे बैग से भी। पहले बैग से निकाली जाएगी उसे कहेंगे PE/E1, दूसरे बैग से निकाली जाएगी उसे कहेंगे E/E2, और तीसरे से निकाली जाएगी E/E3। तो ई क्या है प्यारे बच्चों, रेड, और E1 क्या है, पहले बैग। तो पहले बैग से रेड कलर की बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी प्यारे बच्चों, 2, और टोटल कितना हो गया 5 और 4 9 और 2 11। समझ पा रहे बच्चों बात को? कोई दिक्कत? दूसरे बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी E/E2। तो रेड बॉल कितनी है बच्चों, 4, टोटल बॉल कितनी है, 3 और 2 5 और 4 9। समझ पा रहे बच्चों बात को? PE/E3, PE/E3, तीसरे बैग से रेड बॉल कितनी है 5, टोटल बॉल कितनी है 5 और 4 9 और 3 12। समझ पा रहे बच्चों बात को? क्या एक जितने भी बेस थ्योरम के क्वेश्चन होंगे ना बच्चों, उसमें 2 स्टेप होंगे, एक पहले हो रहा होगा, एक बाद में। क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाएगा। तो पहले यहाँ पे क्या हो रहा था, बैग सिलेक्ट हो रहा था, तो पहले हमने बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी को क्या मान लिया, E1 E2 E3। बच्चों क्वेश्चन में ये कंफ्यूज मत होना कि पहले क्या दिया है बाद में क्या दिया। बस आपको एक्चुअल कॉमन सेंस लगा के ये पता लगाना है कि क्वेश्चन में एक्चुअली में पहले हो क्या रहा है। तो यहाँ पहले बैग सेलेक्ट हो रहा है, उसके बाद बोल। समझ पा रहे बच्चों बात को? अब आ जाओ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या निकालना है आपको, वो बोल सेकंड बैग से। तो सेकंड बैग वाली कहानी ये है, इसको उल्टा कर दो, E2/E, क्या लिख दो इसको, E2/E। समझ पा रहे बच्चों बात को? अब आ जाए बेस थ्योरम, याद करने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल है। कौन से बैग से बोल चाहिए आपको, ये, इन दोनों की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो। फिर से सुन लो, क्या कौन से बैग की प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको, सेकंड बैग से, E2 सेकंड बैग, इन दोनों की मल्टीप्लाई ऊपर और बाकी सब की मल्टीप्लाई नीचे, बाकी सब की मल्टीप्लाई नीचे। PE1 इंटू PE/E1। समझ पा रहे हो? PE2 इंटू PE/E2।
क्या PE3 इंटू में PE/3। कोई प्रॉब्लम बच्चों? समझ पा रहे हो क्या? जिस बैग की प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए वो उसकी मल्टीप्लाई ऊपर, बाकी सब नीचे। इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई। और यही जो फॉर्मूला आपके सामने आ गया ना प्यारे बच्चों, इसी को हम कहते हैं बेस थ्योरम। इसी को हम क्या कहते हैं? बेस थ्योरम। तो हमें फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से समझ लो, जो चाहिए इन दोनों की मल्टीप्लाई ऊपर और सभी की मल्टीप्लाई नीचे। इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, और यही आपका बेस थ्योरम। अब वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो। क्या 1/3 इंटू में 4/9 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 1/3 इंटू 2/11, 1/3 इंटू 2/11 प्लस 1/3 इंटू 4/9, ठीक है, प्लस 1/3 इंटू 5/12, 1/3 इंटू 5/12। आगे मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप सभी कैपेबल हो इस कैलकुलेशन को सोल्व करने के। बाकी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं सोल्व करा दूंगा। फिलहाल मेरा यहाँ पर्पज़ था बेस थ्योरम समझाने का, कि बिना बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट समझे हम बेस थ्योरम का क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। आज की मेरी वीडियो का सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि बिना बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट समझे हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। बच्चों कंप्लीट क्वेश्चन तो नहीं कहता मैं, लेकिन तकरीबन 90 से 95% क्वेश्चन कर सकते हो विदाउट एनी कॉन्सेप्ट। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? चले अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कहा गया है? स्टेटमेंट अगर आपको पढ़नी है तो ये रही आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है बच्चों आपके पास 3 कॉइन है। कितने कॉइन है प्यारे बच्चों आपके पास? 3 कॉइन, ठीक है। तो 3 कॉइन में एक है 2 हेडेड कॉइन। 2 हेडेड कॉइन का मतलब है दोनों तरफ हेड आएगा। 16 वाला सिक्का है ना, दोनों तरफ, ठीक है। तो दोनों के दोनों तरफ क्या आएगा? हेड, ठीक है। दूसरे सिक्के को ये कह रहा है बाइस्ड कॉइन। क्या कह रहा है? बाइस्ड कॉइन। ये वर्ड आपने पहली बार सुना होगा, तो मैं बता देता हूँ इसके अंदर क्या होता है। जो नॉर्मल कॉइन होता है ना प्यारे बच्चों, जो नॉर्मल सिक्का होता है उसके अंदर हेड आने के चांसेस भी 50% होते हैं और टेल आने के चांसेस भी 50% होते हैं। यानी कि दोनों की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इक्वल होती है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी वही होती है, टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी वही होती है। लेकिन कुछ सिक्के ऐसे होते हैं जिनमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण या किसी और दिक्कत की वजह से पर्टिकुलर आउटकम ज़्यादा आने लगता है। यानी कि या तो हेड आने लग जाता है ज़्यादा या टेल आने लग जाता है। तो इस दूसरे क्वेश्चन के अंदर ये हमें कह रहा है बाइस्ड है, जिसके अंदर 75% क्या आ रहा है? हेड आ रहा है। यानी कि हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 75% है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? 25%। वैसे नॉर्मल सिक्के में क्या होता है? इक्वल 50-50, यानी कि 1/2 1/2। तीसरा सिक्का भी प्यारे बच्चों एक बाइस्ड कॉइन है। तीसरा सिक्का भी क्या है? एक बाइस्ड कॉइन है, जिसके अंदर हमें हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी दे रखी है? 40% दे रखी है। कितनी दे रखी है? 40%। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 40% है, तो टेल आने की कितनी होगी? 60%। समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन यहाँ तक क्या दिया है? क्वेश्चन ये दिया गया है आपको 3 सिक्के दिए गए हैं। 1:2 हेडेड कॉइन, 1:2 हेडेड यानी कि दोनों तरफ हेड है, टेल नहीं है। दूसरा सिक्का बाइस्ड है, यानी कि एक जो नॉर्मल सिक्का होता है वो नहीं है। इसमें जब सिक्का उछालोगे तो 75% हेड आएगा, यानी कि 100 बार अगर आप उछाल रहे हो तो 75 बार हेड आएगा और 25 बार क्या आएगा? टेल आएगा। तीसरा भी ऐसा ही सिक्का है जिसके अंदर हेड आने की जो पॉसिबिलिटी है वो 40% और टेल आने की 60%। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस एंड इट शोज हेड, ठीक है। 3 में से आपने एक सिक्का उछाला, ठीक है, सेलेक्ट करके उछाला और उसने क्या शो किया? हेड। ध्यान से सुन लो, सिक्का उछाला और उसने क्या शो किया? हेड। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट वाज ए 2 हेडेड कॉइन? देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट वाज ए 2 हेडेड कॉइन? क्वेश्चन के सीक्वेंस को समझते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप बिना सिक्का उछाले उसका आउटकम बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। तो सीक्वेंस क्या होगा? कॉइन आउटकम, यानी कि हेड या टेल जो भी है। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? सीक्वेंस क्या होगा एक्चुअल? कॉइन और उसके बाद क्या आएगा? आउटकम। यही होगा, पहले सिक्का उछालोगे फिर आउटकम आएगा। समझ गए एक्चुअल सीक्वेंस? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? आपने इन 3 में से एक सिक्का उछाला और उसमें हेड आया। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सिक्का आपने उछाला था वो 2 हेडेड कॉइन होगा? फिर से उल्टा जा रहा है बच्चों। एक्चुअल सीक्वेंस था पहले कॉइन,
फिर रिजल्ट। अब ये क्या कह रहा है, आपको रिजल्ट बता दिया और कोइन पूछ लिया, उल्टा जा रहा है ना। और जब उल्टा जा रहा है तो कौन सी प्रोबेबिलिटी लगेगी, रिवर्स प्रोबेबिलिटी, और उसके अंदर क्या लगता है, बेस थ्योरम। पता चला क्वेश्चन बेस थ्योरम का है या नहीं है, पता चल गया है ना। चले आगे। अब बच्चों पहले आप क्या सिलेक्ट करोगे, कोइन। अब आपके सामने 3 कोइन है प्यारे बच्चों, एक सिलेक्ट करना है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3 1/3 1/3। P1 मान लिया मैंने 2 एडिड कोइन सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। PE2 मान लिया मैंने एक बाइस्ड कोइन सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 1/3। तीसरा भी एक बाइस्ड कोइन है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। बच्चों यहाँ इनकी स्टेटमेंट भी लिखनी होती है, ये स्टेटमेंट मैं क्वेश्चन कराते वक्त ही लिखूंगा। अभी हम बस कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करें, बेस थ्योरम जो हमें समझनी है। फिर बारी आती है प्यारे बच्चों ई की, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये जब आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, उससे पहले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, तो इसने पूछा प्रोबेबिलिटी में क्या पूछा, इट वॉज ए 2 हेडेड कोइन। इससे पहले क्या कहा कि जो सिक्का आपने उछाला वो क्या शो कर रहा है, हेड। यानी कि जो इवेंट है वो आपका क्या है, कोइन शोज हेड, कोइन शोज हेड। सिक्का क्या शो कर रहा है प्यारे बच्चों, हेड शो कर रहा है। समझ रहे हो बात को, कोई दिक्कत। PE/E1, PE/E2, PE/E3, PE/E1, PE/E2, PE/E3। अब आ जाओ, PE/E1 का मतलब है प्यारे बच्चों, ई क्या है कि कोइन ने हेड शो किया, और E1 क्या है कि वो 2 हेडेड कोइन था। तो बच्चों कॉमन सेंस लगाओ, दोनों सीक्वेंस को मिला दो कि आपने एक 2 हेडेड कोइन उछाला और उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या होगी बच्चों। जब एक सिक्के में दोनों तरफ हेड है, उसे उछालोगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। कितनी होगी प्यारे बच्चों, 1 होगी, क्योंकि सिक्के के दोनों तरफ क्या है, हेड। फिर PE/E2, E2 का मतलब है आपने एक ऐसा बाइस्ड कोइन उछाला जिसमें हेड आने के चांसेस 75% है, ठीक है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 75%, कई बार समझा चुका हूँ, परसेंट इटसेल्फ है प्रोबेबिलिटी। PE/3 आपने ये वाला सिक्का उछाला तो इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 40%, यानी कि 40/100। अब बात आती है प्यारे बच्चों किसकी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। फिर से देखो इसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, इट वॉज ए 2 हेडेड कोइन। 2 हेडेड कोइन कौन सा है, ये वाला, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई ऊपर PE1 इंटू में PE/E1, ठीक है बच्चों। और नीचे क्या है, इन तीनों की मल्टीप्लाई, नीचे क्या है, इन तीनों की मल्टीप्लाई, PE1 PE/E1, ठीक है। PE2 PE/E2, ठीक है। PE3 इंटू में PE/E3। कोई प्रॉब्लम बच्चों, कोई दिक्कत, बड़े सिंपल सी। अब वैल्यू पुट कर दो, इनकी वैल्यू पुट करो जरा। E1 की वैल्यू कितनी है, 1/3, ठीक है। PE/E1 कितना है, 1। नीचे आ जाओ, ठीक है, सब के सब 1/3 इंटू में 1 प्लस 1/3 इंटू में 75/100, ठीक है, और 1/3 इंटू में 40/100। और इसके बाद आप इसे सोल्व कर सकते हो। सोल्व करके आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, या फिर से हमने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा और हमने क्वेश्चन कर लिया और ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर दिया। क्या जो चाहिए वो ऊपर, कौन सा कोइन चाहिए, 2 हेडेड, कौन सा है, पहले वाला। इन दोनों की मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे सबकी, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे और इसकी इससे मल्टीप्लाई। कोई प्रॉब्लम प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है चीज़ें, ठीक है बच्चों। मेरा कहीं पे भी ये पर्पज़ नहीं है कि आप कॉन्सेप्ट मत सीखो, लेकिन मैं आज सीक्वेंस इसलिए बदल रहा हूँ कि जो एवरेज बच्चे हैं ना, उन्हें कई बार कुछ कॉन्सेप्ट सीखने में दिक्कत आती है, ठीक है। और ये जो हम टॉपिक कर रहे हैं ना, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम, इनमें कॉन्सेप्ट उतना इफेक्टिव नहीं है, कॉमन सेंस काम करती है बस। जब तक कॉमन सेंस ढंग से यूज करोगे आंसर आता चला जाएगा, कॉन्सेप्ट से बेशक से कम आए, लेकिन कॉन्सेप्ट भी सीखना है। और मैं सिखाऊंगा अगली वीडियो के अंदर थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम दोनों का कॉन्सेप्ट मैं कराने वाला हूँ। समझ पा रहे हो। फिलहाल के लिए समझो कि बेस थ्योरम क्या है और किन क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं और कैसे सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने का तरीका भी पता चल रहा है आपको, किन क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं वो भी पता चल रहा है। समझ पा रहे हो बात को। चले आगे। तो अब आ जाओ बच्चों तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने ये रही, वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ो। तो करें स्टार्ट क्वेश्चन।
तो बच्चों तीसरे क्वेश्चन में इसने क्या कहा, इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट, यानी कि कोई मल्टीपल चॉइस टेस्ट है उसके अंदर वो आंसर देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और ही गेस द आंसर, यानी कि वो जो स्टूडेंट है उसने या तो आंसर पता था या उसने तुक्का मारा था। एमसीक्यू है, या तो उसे आंसर पता था या उसने क्या किया, 1 2 3 4 जय माता की। ठीक है, तो किसी पे भी जय माता की तीसरा, जय माता की दूसरा। ठीक है, तो या तो उसे पता था या वो क्या कर रहा था, तुक्का मार रहा था। ठीक है बच्चों, आगे वो क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, लेट 3/5 बी द प्रोबेबिलिटी ही नोज द आंसर। मान लो कि 3/5 इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है कि उसे आंसर पता था, उसे आंसर पता था, इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/5। ठीक है, और 2/5 इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है कि उसने तुक्का मारा था। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे वो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, अज्यूमिंग दैट ए स्टूडेंट हु गैस एट द आंसर विल बी करेक्ट विद द प्रोबेबिलिटी 1/3। मान लो कि जिस क्वेश्चन में उसने तुक्का मारा था उस क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3। यहाँ तक जो बातें उसने कही वो मैं समझाने की कोशिश करूँगा एक ट्री डायग्राम में। बेस थ्योरम के अंदर अगर आप ये ट्री डायग्राम बना लेते हो ना प्यारे बच्चों, तो बहुत आसानी होगी। तो कहना क्या चाह रहा है कि एक MCQ टाइप उसका टेस्ट है। ठीक है, जब वो टेस्ट देने बैठा तो 2 पॉसिबिलिटी है, ही नोज द आंसर, या तो उसे आंसर पता था या उसने तुक्का मारा था। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम, ही नोज द आंसर और ही गेस द आंसर। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि उसे आंसर पता था, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/5, और उसने जो तुक्का मारा इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/5। कोई प्रॉब्लम बच्चों। अब आगे की कहानी हम खुद कर लेते हैं। अब उसने जब पता था, अब क्वेश्चन जब आप अटैम्प्ट करते हो 2 पॉसिबिलिटी होंगी, या तो सही होगा या गलत। जब उसे आंसर पता ही था बच्चों, तो सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1, और गलत होने की प्रोबेबिलिटी 0। बच्चों ये MCQ टाइप क्वेश्चन है, जब आपको पता ए ऑप्शन है और आपने ए ऑप्शन लिख दिया तो वो सही डेफिनेटली होगा, क्योंकि यहाँ हम बात करें ही नोज द आंसर, उसे आंसर पता था, और अगर उसे आंसर पता था तो वो सही होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1, और उसे आंसर नहीं पता था, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0। मतलब जब उसे पता है उससे गलत होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0। जब वो तुक्का मार रहा है फिर से 2 पॉसिबिलिटी है, तो क्वेश्चन सही होगा या गलत होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है, जब वो तुक्का मारता है तो उसके क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो गलत होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/3। गलत होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/3। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, फिर से एक बार देख ले। उसने क्या कहा, वो एक MCQ टेस्ट दे रहा है। ठीक है, तो 2 पॉसिबिलिटी, आइदर ही नोज द आंसर और ही गैस द आंसर, या तो उसे आंसर पता था या उसने तुक्का मारा। अब जब वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करेगा बच्चों, या तो सही होगा या गलत होगा। जब उसे आंसर पता था, ही नोज द आंसर, तो सही होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1। गलत होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। क्योंकि बच्चों ये MCQ है, स्टेटमेंट का नहीं है, जब टीचर के ऊपर डिपेंड करे मार्क्स। या ए ऑप्शन सही है और उसने लिख दिया तो सही है, बात खत्म। तो सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1, और नहीं पता, गलत होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। जब वो तुक्का मारेगा, यहाँ में भी राइट और में भी रॉन्ग, तो हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है कि अगर वो तुक्का मारता है तो उस क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और गलत होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। कोई प्रॉब्लम प्यारे बच्चों, चले आगे। अब क्वेश्चन पढ़ते आगे, क्या कहना चाह रहा है वो हमसे, what is the probability that the student knows the answer, what is the probability that the student knows the answer given that the answer will be correct। ठीक है बच्चों, फिर से सुन लेते हैं, what is the probability that the student knows the answer given that he answer it correctly। ठीक है, गिवन डैट ही आंसर इट करेक्टली, ये हमें दिया गया कि उसने आंसर सही दिया है, और उसने प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, ही नोज द आंसर। अच्छा, अब मैं आपसे सीक्वेंस पूछता हूँ, जैसे कि मैंने कहा था हर क्वेश्चन में बेस थ्योरम में सीक्वेंस होता है। तो यहाँ अगर मैं सीक्वेंस करूँ तो मुझे एक बात बताओ, पहले आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे या वो सही या गलत होगा, पहले क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे या वो सही या गलत होगा। बच्चों जाहिर सी बात है, आप पहले क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, अटैम्प्ट करने के बाद ही तो पता चलेगा ना वो सही है या गलत है। तो सीक्वेंस क्या हुआ, अटैम्प्ट और सही या गलत, समझ गए। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, ही नोज द आंसर, यानी कि जब वो अटैम्प्ट कर रहा था, ही नोज द आंसर गिवन डैट ही आंसर इज करेक्टली, यानी कि आपको पहले से ही बता दिया गया कि आपका जो आंसर था वो सही है, यानी कि वो रिजल्ट है वो आपको पहले बता दिया, राइट रॉन्ग। और पूछ क्या रहा है, अटैम्प्ट कैसे किया था, कि आपको पता था या आपने तुक्का मारा था। समझ पा रहे हो, तो सीक्वेंस उल्टा हो गया, रिवर्स प्रोबेबिलिटी। अब रिवर्स प्रोबेबिलिटी है तो फालतू का दिमाग तो हमें लगाना ही नहीं, क्या पूछ रहा है वो बाद में पढ़ेंगे। तो हमें क्या चाहिए, पहले P E1 हमने मान लिया
बच्चों ही नोज द आंसर, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/5। PE2 हमने मान लिया कि उसने तुक्का मारा था, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/5। फिर बेटा कहानी आती है ई को ध्यान से पढ़ो। गिवन डैट ही आंसर इट करेक्ट, यानी कि जो उनसे आंसर दिया था वो सही है, तो ई क्या है हमारा करेक्ट आंसर। ई क्या है बच्चों करेक्ट आंसर, समझ पा रहे हो। फिर आ जाओ PE/E1, फिर किस पे आ जाओ PE/E1। कंबाइन करो दोनों स्टेटमेंट को, ई करेक्ट आंसर और E1 क्या है ही नोज द आंसर, यानी कि जब कंबाइन करूँ ही नोज द आंसर वो आंसर सही है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो आपको पता है जब उसे आंसर पता था उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1। PE/E2, PE/E2 का मतलब कंबाइन करो स्टेटमेंट को, ई क्या करेक्ट आंसर, E2 क्या ही गैस द आंसर, यानी कि जब उसने तुक्का मारा तो आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/3। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। कोई प्रॉब्लम, जो आपको डाटा चाहिए होता है वो आइडेंटिफाई करना होता है। E1 आ गया, E2 आ गया, ई फिर निकाला E/E1। E/E1 ई क्या है करेक्ट आंसर, E1 क्या ही नोज द आंसर, यानी कि उसे आंसर पता था वो करेक्ट होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कितनी होगी 1। E/E2 यानी कि उसने तुक्का मारा था और उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/3। अब किस पे आ जाओ प्यारे बच्चों, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी समझ रहे हो, क्वेश्चन में क्या पूछा, ही नोज द आंसर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही नोज द आंसर। नोज द आंसर कौन सा, E1 वाला, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई ऊपर, PE1 इंटू में PE/E1 और बाकी सब की मल्टीप्लाई नीचे, यानी कि इसकी इससे मल्टीप्लाई इसकी इससे, क्या PE1 इंटू में PE/E1, ठीक है, प्लस PE2 इंटू में PE/E2। समझ पा रहे बच्चों। E1 कितना है 3/5, E/E1 कितना है 1, डिवाइडेड बाय 3/5 इंटू में 1 प्लस 2/5 इंटू में 1/, समझ पा रहे बच्चों बात को। आगे आप कुछ सोल्व कर सकते हो, ठीक है।